हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम जो है इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है निर्धनता एक चुनौती। पार्ट ए हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा पार्ट बी है। आइए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है निर्धनता के अनुमान। अर्थशास्त्र में सर्वे के अनुसार 2011-12 में जो हमारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने उसमें देखा था कि 1973 में जो प्रतिशत था निर्धनता का वो 55% था, जो कि 2009 में सिर्फ 30% रह गया। 1994 में निर्धनता जो थी वो 36% थी। उसी प्रकार 2000 में वह 26% रह गई। अगर एक अनुमान देखा जाए मोटा मोटा तो वो है कि निर्धनता 1974 से 2000 तक लगातार गिरी। उसका जो स्तर है वो बढ़ा नहीं है, घटा है। यानी कि हमारे देश में गरीब लोगों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हुई है। अगला जो हमारा टॉपिक है असुरक्षित समूह। भारतीय समाज में सभी समूहों और आर्थिक वर्ग में निर्धनता समान नहीं रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सबसे ज़्यादा गरीब और असुरक्षित माने जाते हैं। मजदूर, कृषक, श्रमिक, वृद्ध, महिला एवं शिशु जो सुव्यवस्थित संसाधनों से वंचित हैं असुरक्षित समूह में आते हैं। मजदूर कैसे है? जरूरी नहीं है कि मजदूर को डेली पारिश्रमिक मिले। कृषक, जरूरी नहीं कृषक ने जो खेती की है उसका लाभ उसको इस वर्ष मिल ही जाए। जरूरी नहीं कि श्रमिक जिस कार्य की खोज में जा रहा है प्रतिदिन उसको वह कार्य मिल ही जाए। महिला को तो वैसे ही आश्रित के तौर पर जाना जाता है कि वो जो है अपने पति के ऊपर आश्रित है, पिता के ऊपर आश्रित है या भाई के ऊपर आश्रित है। एवं शिशु तो इन सभी में असुरक्षित समूह के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से हम समझे कि असुरक्षित समूह कौन कौन से होते हैं। निर्धनता के कारण। भारत में निर्धनता के कारण भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आर्थिक दर बहुत कम रही है। इसका एक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक समय की खराब नीतियों का निर्माण जो था वो बताया जाता है, जिससे भारत के हस्तकला उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचा और निर्धनता भारत के अंदर बढ़ी है। पहले क्या था, जब औपनिवेशिक काल नहीं था तो भारत के अंदर हस्तकला बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। लेकिन औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत के अंदर मशीनीकरण का जो है स्टार्टिंग हुई है, तो उसी के द्वारा हस्तकला उद्योग जो है उसको नुकसान पहुंचा है। अगला जो हमारा कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को भी भारत की निर्धनता के लिए एक मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि परिवार का आकार भी निर्धनता का एक मुख्य घटक है। कहने का मतलब है एक छोटा परिवार कम आय में कम संसाधनों से अपनी पूर्ति कर लेगा, लेकिन एक बड़ा परिवार के लिए हमें ज़्यादा आय और ज़्यादा अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भी इसका कारण है। बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए सक्षम हो परंतु उसे काम ना मिले तो वह बेरोजगार कहलाता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ सभी को रोजगार देना संभव नहीं है, एवं जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। कहने का मतलब है व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उसको हम कहेंगे बेरोजगार, और इसे हम बेरोजगारी का नाम दे देते हैं। सिंचाई एवं हरित क्रांति के प्रसार से रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका जो प्रभाव था वो भारत के कुछ ही भागों तक सीमित रहा। कुछ भागों तक क्यों सीमित रहा? जिन जिन राज्यों ने इसका लाभ लिया हरित क्रांति का तो एवं सिंचाई का, उन्हीं जो राज्य थे लाभ भी उन्हीं राज्यों को ही मिला था और राज्यों को लाभ नहीं मिला था। अब घटक। भारत में सामाजिक घटक के कारण भी गरीबी है। उदाहरण के तौर पर जातिवाद, संयुक्त परिवार, रीति रिवाज आदि जो है सामाजिक घटक कहलाते हैं। जातिवाद यानी कि हमारे भारत में हर दूसरा परिवार, हर चौथा परिवार जाति प्रथा से पीड़ित माना जाता है। संयुक्त परिवार की कुछ खूबियां भी हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगला है रीति रिवाज। भारत के अंदर पुराने रीति रिवाज इतने ज़्यादा प्रचलित हैं कि ये भी जो है सामाजिक घटक का कार्य करते हैं, जो कि गरीबी को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। निर्धनता विरोधी उपाय। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों के द्वारा जो है निर्धनता विरोधी उपाय किए जाते हैं। हम समझते हैं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है। तो भारत में आर्थिक समृद्धि से निर्धनता में कमी आएगी।